आज हम लोग मेजल्सन एंड स्टॉल के रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है फाइनली ये प्रूफ हुआ था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, जैसा कि हम एक्चुअली में थोड़ा बहुत हमें पता है रेप्लिकेशन के डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, और हम ये जानते हैं कि जैसे ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पे बेसेस जो होती हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। अब जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के समय में क्या होता है कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के दोनों, वो जो है अनवाइंड हो जाते हैं और अनवाइंड होकर के वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो रेप्लिकेशन के समय में ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अनवाइंड होते हैं। ठीक है, और अनवाइंड होकर के वो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये क्यों सेपरेट होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बेसेस होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो ब्रेक होता है, और जिसकी वजह से जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब जब डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं तो क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड के सेपरेट होने पे जो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए हैं, अब वो सर्व करते हैं एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह सर्व करते हैं। तो जो बेसेस होती हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे टी है और यहाँ पे जी है, ए है, ठीक है, इस तरह से बेसेस लगी हुई हैं। फिर इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था ये पहले इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं अब सर्व करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, अब इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो भी बेस सीक्वेंस है उसी के हिसाब से अब नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे और नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस के हिसाब से उस पर अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा डीएनए है और यहाँ पे अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नया जो है स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया है, और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। पहले वाले स्ट्रैंड में, पुराने वाले स्ट्रैंड में पहले से ही जो बेस पेयर्स थे वो लगे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ऑफ कोर्स उसमें जो बेस पेयर्स होंगे वो डिसाइड होंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस से। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अरेंज होंगे, ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे टी, अगेन टी जी ए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा साफ नहीं है बट इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला और ये वाला क्या है, ये सब ओल्ड स्ट्रैंड है, पुराने स्ट्रैंड है, और ये क्या है, ये एक न्यू स्ट्रैंड है और नया स्ट्रैंड है। ठीक है, हो गया। अब जो दोनों नए स्ट्रैंड बने हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही नए फाइनली जो दो नए डीएनए बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इन दोनों डीएनए में हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया है। सिमिलरली दूसरे वाले डीएनए में जो देख रहे हैं हम कि एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना है और एक दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही डीएनए में एक पुराना स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, और इसीलिए हम डीएनए के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और इसी चीज़ को प्रूफ किया था मेजल्सन और स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, बेसिकली इन्होंने क्या किया था मेजल्सन और स्टॉल ने, कि इन्होंने जो नाइट्रोजन होता है उसको जो उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक कल्चर मीडियम बनाया था। उस कल्चर मीडियम में जो है इन्होंने जो डाला था वो था अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन यूज़ किया था उन्होंने रेडियो एक्टिव किया था N15, जो कि एक हैवी आइसोटोप है N14 का। हमें पता है नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं ना, N14 और N15। ठीक है, तो यहाँ पे
इन्होंने N15 यूज़ किया था, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब जब जो कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन N15 है, इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस मीडियम में, और उसके मल्टीप्लिकेशन को अलाउ किया, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, तो जब वो मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह से होगी, फिर ये अगेन मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, और ये अगेन मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, और इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो चलता जाएगा और बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करती जाएगी, ठीक है, उस कल्चर मीडियम में। तो कुछ जनरेशन्स के बाद उन्होंने जब डीएनए को एनालाइज किया, जो बैक्टीरिया थे उसके डीएनए को एनालाइज किया, तो उन्होंने ये पाया कि इन बैक्टीरियाज के दोनों ही डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो जो है अब किससे बने हुए हैं, नाइट्रोजन 15 से बने हैं, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू जनरेशन्स जब उन्होंने बैक्टीरिया का डीएनए एनालाइज किया, तो ये पाया गया कि both strands of DNA were made up of nitrogen 15, ठीक है। तो फाइनली जब इसका जो यहाँ पे डीएनए है इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि बैक्टीरिया के, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उसमें दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड जो हैं किससे बने हुए हैं, N15 से बने हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्ट्रैंड्स में अब N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि दोनों स्ट्रैंड्स में N15 आ गया है तो इन्होंने फिर अब दूसरा कल्चर मीडियम लिया। उस कल्चर मीडियम में उन्होंने N14 का इस्तेमाल किया, ठीक है, आइसोटोप का नाइट्रोजन के, जो कि लाइटर होता है, हल्का होता है N15 से, ठीक है। और इन्होंने कुछ बैक्टीरियाज को जो है वो इस कल्चर से उठा के N15 वाले कल्चर मीडियम से उठा करके N14 वाले कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को शुरू किया, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने जो है फर्स्ट सेल डिवीजन यानी कि पहली जनरेशन जब मल्टीप्लाई हुई बैक्टीरिया तो उसको ऑब्जर्व किया, और कैसे ऑब्जर्व किया, उन्होंने डीएनए की हैवीनेस को एनालाइज किया कि कितना डीएनए कितना भारी है किसका, इस बेसिस पे उन्होंने जो है उसको एनालाइज किया, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अब देखो ये है, अब जैसा बताया गया था कि अब इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो N15 थे, ठीक है। अब ये जब बैक्टीरिया, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स जब N15 होंगे तो ऑफ कोर्स ये क्या कहा जाएगा, हैवी डीएनए, क्योंकि N15 जो है एक हैवी आइसोटोप है इन कंपैरिजन टू N14, ठीक है। और ये जो है इस किस कल्चर मीडियम में ये थे उस टाइम पे जो कल्चर मीडियम था उनका N15 था। अब उसके बाद जब पहली जनरेशन बनती है, ठीक है, जब पहला मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का तो वो किस कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर N14 में जब इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो ये पाते हैं कि एक मिनट, ठीक है। तो ये पाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन मतलब जो पहला इनका मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरियाज का फॉर देयर जनरेशन की वृद्धि के लिए, तो उसमें जो है एक स्ट्रैंड उन्हें N15 का मिला और दूसरा स्ट्रैंड उन्हें N14 का मिला, ठीक है। ठीक वैसे ही दूसरा स्ट्रैंड में भी, दूसरे वाले डीएनए में भी यही चीज़ इन्हें देखने को मिली, ठीक है। तो अब जैसा मैंने पहले बताया था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और फिर नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो क्योंकि अब इस हैवी डीएनए वाले
हैवी स्ट्रैंड वाले डीएनए को जब N14 में ट्रांसफ़र किया गया और एक जनरेशन के बाद एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि जो नया स्ट्रैंड बना है उसमें N14 पाया गया, ठीक है, और साथ में एक स्ट्रैंड जो है वो N15 वाला था, ठीक है। इसके बाद इसी चीज़ को कई जनरेशन्स तक एनालाइज किया गया, ठीक है। अब फिर सेकेंड जनरेशन में भी जब सेकेंड जनरेशन का डिवीजन हुआ या मल्टीप्लिकेशन हुआ तो उसमें भी जो है बैक्टीरिया का फिर से डीएनए एनालाइज किया गया कि वो कितना हैवी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक स्ट्रैंड N15 आइसोटोप से बना हुआ, सॉरी N15 आइसोटोप से बना है और एक स्ट्रैंड N14 आइसोटोप कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हैवी डीएनए तो हुआ नहीं, ये हो गया आपका हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जब सेकेंड जनरेशन का एनालाइज किया तो इन्होंने पाया कि अब ये स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये अब ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। जब ये अलग होगा तो एक एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड बनेगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। और सेम चीज़ तो यहाँ पे जब ये अलग होगा तो ये वाले स्ट्रैंड इस वाले स्ट्रैंड से N15 वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और ठीक वैसे ही N14 वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड N15 कंटेन कर रहा है और एक स्ट्रैंड जो है N14। सेम हियर यहाँ भी है, एक स्ट्रैंड N14 कंटेन कर रहा है और दूसरा स्ट्रैंड N14। यहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड N14 कंटेन कर रहे हैं। अब सेम चीज़ इसके साथ भी होगी, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो इस जो रेड वाला स्ट्रैंड है N15 वाला, ठीक है, अब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक N14 सिंथेसाइज होगा और N14 के कॉम्प्लीमेंट्री एक और N14 सिंथेसाइज होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये N15, ये N14, N14, N14। तो फाइनली इन्होंने जब सेकेंड जनरेशन एनालाइज किया तो इन्होंने ये पाया कि सेकेंड जनरेशन में 2 डीएनए ऐसे थे जो हाइब्रिड डीएनए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड पुराना था और एक स्ट्रैंड नया था, ठीक है। इसके बाद जो 2 स्ट्रैंड ऐसे मिले जिसमें दोनों ही स्ट्रैंड जो हैं वो N14 आइसोटोप कंटेन कर रहे थे, तो ये हो गया आपके 2 लाइट डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के इन्होंने 3 प्रकार कर दिए। जब दोनों ही स्ट्रैंड्स में N15 आइसोटोप्स इनकॉर्पोरेटेड हैं तो वो डीएनए हैवी हो जाएगा, हैवी डीएनए बोला गया। जब एक स्ट्रैंड N15 और एक स्ट्रैंड N14 है तो वो एक हाइब्रिड डीएनए हो गया, और जब दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं वो N14 हो तो वो लाइट डीएनए हो गया। तो फाइनली ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कई जनरेशन तक कैरी किया। थर्ड जनरेशन में जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन फिर से की, इन्होंने पाया कि 2 हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं और 6 जो है वो लाइट डीएनए मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 10वें जनरेशन में, ठीक है, आफ्टर 10th जनरेशन, ठीक है, 10वें जनरेशन के बाद मतलब 10 टाइम्स बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करी है, तो उसके बाद उन्होंने पाया कि वापस से उनको 2 हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है, ठीक है, और 8 जो है वो लाइट डीएनए मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स N14 के हैं, ठीक है, और हाइब्रिड में एक स्ट्रैंड N14 का है और एक स्ट्रैंड N15 से बना हुआ है। फिर अगर हम देखें तो 100th जनरेशन के बाद भी जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो 2 हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं, ठीक है, और 898 जो हैं वो लाइट डीएनए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतने ऑब्जर्वेशन करने के बाद फाइनली उन्होंने ये पाया कि हमेशा हर जनरेशन में हमें 2 हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं। इसका मतलब जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब इसके लिए उन्होंने कैसे इसका पता लगाया कि कौन सा डीएनए जो है किस जनरेशन में पाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक यूज की थी वो थी इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक में इन्होंने क्या किया था, CaCl सीजियम क्लोराइड यूज किया था, ठीक है। इसमें जो है इससे डीएनए की डेंसिटी जो है पता की जाती है। तो इसमें क्या किया था इन्होंने कि जो डीएनए है
जो भी डीएनए इनको जिस जनरेशन में ऑब्जर्व करना था उस जनरेशन के डीएनए को ले करके और उन्होंने जो है CHCl में मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद जो है उन्होंने उसको थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज किया तो उन्होंने क्या पाया कि ये अगर सपोज करिए टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो अगर डीएनए लाइट डीएनए है, मतलब दोनों ही स्ट्रैंड्स आपके N14 के बने हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये ऊपर ही रह जाएगा डीएनए, ठीक है। अब ये लाइट डीएनए हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स किससे बने हुए हैं, N14 से। अब अगर डीएनए हाइब्रिड डीएनए है तो क्या होगा हाइब्रिड डीएनए में कि वो लाइट डीएनए से थोड़ा सा भारी होगा, क्योंकि एक तो स्ट्रैंड उसका N15 से बना है और दूसरा स्ट्रैंड उसका N14 से बना है, इस तरह से ना, एक N15 है और एक N14 है, तो इसलिए ये कहीं बीच में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एकदम हल्का नहीं रहेगा कि ऊपर चला जाए, ना ही एकदम भारी है कि नीचे बैठ जाए, तो बीच में कहीं वो रहेगा। इसके बाद जो हैवी डीएनए है जिसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं वो N15 से बने हैं, ऑफ कोर्स वो नीचे बॉटम में क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हैवी डीएनए, ये हो गया हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। इस तरह से इन्होंने डीएनए का पता, इस तरह से इन्होंने डीएनए की डेंसिटी के आधार पर जो है इन्होंने ये पता लगाया कि किस जनरेशन में कौन सा डीएनए है और कैसे जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। अब जो ये टेक्निक होती है इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब हम डीएनए को CHCl के साथ में मिलाते हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जब उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ऐसे घुमाते हैं गोल 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 गोल, ठीक है, मशीन, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो जो डीएनए की बॉयंट फोर्स होती है उसको कहीं ना कहीं पर टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे जिस पोजीशन पे बैलेंस करती है वहाँ पे वो डीएनए फाइनली जा करके बैठ जाता है या सेटल हो जाता है। तो लाइट डीएनए के लिए यहाँ पे और हाइब्रिड डीएनए के लिए यहाँ पे, और हाइब्रिड डीएनए ऑफ कोर्स हैवी है तो वो नीचे बैठेगा, ठीक है। और किसी भी डीएनए की जो बायंसी है वो डिपेंड करती है कि डीएनए में की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। और डेंसिटी फाइनली रिफ्लेक्ट करती है जीसी और एटी, जो बेस पेयर्स होते हैं जीसी और एटी, इनका जो रेशियो होता है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरह से मेजल्सन और स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एशरिचिया कोलाई के एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे इस फिगर में समझाई गई है। इन्होंने जो है N15 मीडियम में जो है ई कोलाई बैक्टीरिया कल्चर्स को किया और उसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसको जो है उन्होंने N14 मीडियम में ग्रो किया, ठीक है। और वो ग्रो करते गए, और जब वो ग्रो करते जा रहे थे तो डीएनए को भी निकाल के वो साइड में एनालाइज कर रहे थे। तो जब उन्होंने N15 मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो किया और फिर डीएनए को जो है CHCl ग्रेडियंट में डाल के एनालाइज किया तो उन्होंने ये पाया कि डीएनए जो है वो नीचे सेटल हो गया है, बैठ गया है। और फिर इसका मतलब ये हो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 है और वो हैवी डीएनए है, ठीक है। फिर जब डीएनए को उन्होंने जो बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर मीडियम N14 में ट्रांसफ़र किया और पहली जनरेशन का रेप्लिकेशन अलाउ किया, और उसके बाद उसको फिर से उन्होंने डीएनए को CHCl ग्रेडियंट में डाल करके फिर उसको चेक किया तो उन्होंने ये पाया कि वो जो डीएनए है, नया डीएनए, वो एकदम सेटल भी नहीं हो रहा, ना ऊपर तैर रहा, कहीं बीच में लैंड कर रहा है, ठीक है। और इससे ये प्रूफ हुआ कि वो एक इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए है जिसमें एक स्ट्रैंड N15 है और एक स्ट्रैंड N14 है। इसके बाद इन्होंने फिर सेकेंड जनरेशन में के बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और इन्होंने ये पाया कि अब यहाँ पे एक ऐसा एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का ऊपर ही रह गया, फ्लोट कर रहा है, और दूसरा जो हाइब्रिड डीएनए है वो नीचे है, ठीक है, नीचे जहाँ पे वो रहता है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ऊपर डीएनए है वो हल्का है क्योंकि उसके दोनों स्ट्रैंड्स N14 के बने हुए हैं, और जो नीचे थोड़ा सा उसके है मीडियम में है जो सेटल हुआ है डीएनए, वो इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए है क्योंकि एक स्ट्रैंड N15 का है और एक स्ट्रैंड N14 का है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन साइकिल में अगेन उन्होंने यही चीज़ की, उन्होंने यही पाया कि जहाँ पे जो है एक स्ट्रैंड जो N14 और N15 का है वो हमेशा कंजर्व रह रहा है, और बाकी जो स्ट्रैंड्स हैं वो जो है N14 के हैं, लाइट डीएनए के हैं। तो इससे इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। थैंक यू।